नमस्कार। वेलकम ऑल ऑफ यू। सो आज से हम एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं, नर्सिंग रिसर्च। सो रिसर्च की आप यदि डेफिनेशन देखें तो आपको पता होना चाहिए, सर्च यानी कि ढूंढना और रिसर्च यानी बार बार सर्च करते रहना, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस। साइंटिफिक प्रोसेस का मतलब क्या? आप लोग साइंस के विद्यार्थी होंगे तो साइंस में हम उसी बात पे यकीन करते हैं जो एक्सपेरिमेंट में प्रूव हो जाती है, जो साबित हो जाती है, जो देखा जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और उसके नतीजे सब जगह एक जैसे होते हैं, वो साइंटिफिक प्रोसेस कहलाता है। अब साइंटिफिक प्रोसेस क्या है? रिसर्च इज ए साइंटिफिक इंक्वायरी दैट यूजेस डिसिप्लिन्ड मेथड टू आंसर द क्वेश्चंस और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो रिसर्च के अंदर ये एक साइंटिफिक तरीका है चीजों के जवाब ढूंढने के लिए कि ऐसा क्यों होता है। जैसा न्यूटन ने सोचा होगा कि ये सेब नीचे ही क्यों गिरा, या फिर कोरोना की वैक्सीन जब बनानी थी तो साइंटिस्ट ने सोचा कि कोरोना की वैक्सीन कैसे बनाई जाए, कोविड सामने एक प्रॉब्लम के तौर पे था, उसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो उन लोगों ने साइंटिफिक इंक्वायरी यूज करा, डिसिप्लिन मेथड यूज करे लैब के अंदर। क्यों? टू आंसर द क्वेश्चंस और टू सॉल्व द प्रॉब्लम। सो ये बेसिक पर्पज है रिसर्च का। और आप लोग कब रिसर्च करोगे? आप लोग तभी रिसर्च करोगे कि एग्जाम में पैटर्न कैसा आता है क्वेश्चंस का, उसको पढ़ने का सही तरीका क्या है और कौन से टॉपिक्स में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हर व्यक्ति अपने लेवल पे कुछ रिसर्च करता, लेकिन आप लोग कोई सिस्टमिक मेथड यूज नहीं करते, इसलिए वो रिसर्च नहीं है। रिसर्च वो है जो साबित किया जा सके। जैसे एक व्यक्ति ने वो प्रोसेस फॉलो करने पर सेम रिजल्ट आया, तो कोई और भी यदि वो प्रोसेस फॉलो करे तो वही रिजल्ट आए, वो होता है सिस्टमिक इंक्वायरी यूजिंग डिसिप्लिन्ड मेथड। अब जब अपन ने रिसर्च की डेफिनेशन समझ ली तो आपको याद रखना है कि दो प्रकार के रिसर्च होते हैं, दो प्रकार के। जैसे लाइफ के अंदर कुछ लोग होंगे आप में से जो क्वांटिटी में भरोसा करते हैं। ज्यादातर इंडियन जो होते हैं ना, वो क्वांटिटी में फोकस करते हैं। क्वांटिटी का मतलब क्या? संख्या। बड़ा है तो बेहतर है। हम कोई भी चीज यदि 100 रुपए के 3 किलो मैंगोज आ रहे हैं तो वो खरीदेंगे। 100 रुपए का 1 किलो मैंगो आ रहा है, वो वाला मैंगो नहीं खरीदेंगे, भले ही क्वालिटी में वो 3 किलो मैंगो सड़े हुए निकल जाए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो क्वांटिटी की बजाय क्वालिटी पे भी फोकस करते हैं। कर देंगे नहीं? और मेरे ख्याल से आप लोग क्वालिटी को अच्छे से समझते होंगे कि व्हाट इज क्वालिटी। सो क्वालिटी और क्वांटिटी दो वर्ड होते हैं। क्वांटिटी को तो मेजर किया जा सकता है, जैसे 1 केजी आम, 2 किलो आम या 3 किलो। और क्वालिटी अच्छे आम, बहुत अच्छे आम, बेहतरीन आम या एवरेज या सड़े हुए या खराब आम। सो जिसको नापा जा सकता, मेजर किया जा सकता है यूनिट के अंदर, वो होता है क्वांटिटेटिव। और जिसको सिर्फ बयान किया जा सकता है, जैसे आपको कोई पूछे आप कैसा महसूस कर रहे हो, तो आप कहोगे वाह बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं। लेकिन कितना अच्छा, तो उसको आप जस्ट शब्दों में नहीं बयान कर सकते, नाप नहीं सकते कि मैं 5% अच्छा महसूस कर रहा हूं। सो यहाँ क्वालिटी और क्वांटिटी। सो क्वांटिटेटिव रिसर्च ही पढ़ोगे आप। आपके सिलेबस में 99% जो कंटेंट है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च है। सो क्वांटिटेटिव का मतलब क्या? जहां हम न्यूमेरिकल डेटा यूज करेंगे। न्यूमेरिकल डेटा मतलब नंबर में मेजर कर लेंगे। जैसे आपकी हाइट है या आपका वेट है, आप मेजर कर लो, जो मेजरेबल होगा मतलब उसको मेजर किया जा सकता। और यहां पर ऑब्जेक्टिविटी रहती है। ऑब्जेक्टिविटी मतलब इट कैन बी सीन। यदि आपकी हाइट 6 फीट है तो सबको दिखती है कि वो हाइट 6 फीट है, ऑब्जेक्टिविटी। अब जो डेटा मेजरेबल होता है, जिसको नापा जा सकता है यूनिट के अंदर, उसका यूनिट होगा। जैसे हाइट का आप सेंटीमीटर में बताओगे या फीट में बताओगे, है ना, या इंचेस में बताओगे, या वेट केजी के अंदर बताओगे। तो मेजरेबल जो डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है, जो क्वांटिफाई किया जा सकता, जिसको नापा जा सकता, वो रिसर्च क्वांटिटेटिव रिसर्च। अब इसके अलावा रिसर्च आजकल क्वालिटेटिव रिसर्च पे भी बड़ा ध्यान दिया जाता है। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या होगा? जैसे कोई आपको पूछे कि जब आप परीक्षा देते हैं और अच्छा नहीं कर पाते तो कैसा महसूस? बुरा महसूस। लेकिन
कितना बुरा महसूस कर रहे हैं, एग्जैक्टली क्या महसूस कर रहे हैं, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसको सिर्फ बयान किया जा सकता है या सिर्फ महसूस किया जा सकता है। यानी कि जो कि सब्जेक्टिव होता है वो आप ही जानता है, जानते हो कि कितना बुरा लग रहा होगा, या कोई व्यक्ति जो उस घटना से गुजरा है उसको पता हो सकता है कि कितना बुरा लग रहा है। तो जो सब्जेक्टिव है, व्यक्तिगत है, और नरेटिव है। नरेटिव मतलब जिसको सिर्फ बयान कर सकते हैं। जैसे मान लो कहीं पे सुनामी आ गया, भूकंप आ गया, एक्सीडेंट हो गया और कुछ लोगों का नुकसान हो गया, चाहे आर्थिक नुकसान हुआ हो, चाहे पारिवारिक नुकसान हुआ हो, कोई परिवार का सदस्य खो दिया हो, तो अपन को पूछे कि भाई तुम बता तुम कितना दुखी हो, तो वो मेजर नहीं कर सकता, वो बयान कर सकता है कि ये दुख है मेरे। और यहाँ ये सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जहां जो डेटा यूज करते हैं वो नैरेटिव होता है, नॉन न्यूमेरिक। नॉन न्यूमेरिक मतलब उनमें आप संख्या नहीं दे सकते, सिर्फ उसका अनुभव जो उस पर बीत रही है, गुजर रही है, वो सिर्फ बयान कर सकता है। तो ऐसा डेटा नैरेटिव डेटा। जैसे आपको कोई पूछे आपके बाल कितने हैं, तो आप गिन लोगे, है ना, दिन भर यही करते हो। नहीं, गिनना बाल काफी मुश्किल है, लेकिन आप अंदाजा लगा के कह सकते हैं हाँ ठीक ठाक है, अभी तक टकले नहीं हुए। लेकिन कोई आपको पूछे कि आपके बाल कैसे हैं, क्वालिटी बताओ, तो आप कहोगे बहुत सिल्की है, या फिर कोई कहेगा कि हाँ यार बहुत हार्ड है, कोई कहेगा मैं जो हेयर स्टाइल बनाता हूँ वो कभी बनते ही नहीं है। सो ये हो गया क्वालिटी ऑफ द हेयर। सो यहाँ टर्मिनोलॉजी के अंदर हम एक वर्ड यूज करेंगे, रिसर्चर। रिसर्चर वो व्यक्ति जो रिसर्च कर रहा है, उसके लिए और क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं। इन्वेस्टिगेटर, इन्वेस्टिगेट कर रहा है मतलब वो खोज कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है उसका जवाब ढूंढ रहा है। इसके साथ साथ हम इसको साइंटिस्ट भी कह सकते हैं। और एक वर्ड आता है जो मुख्य रिसर्चर होता है ना, मुख्य के लिए वर्ड आएगा प्रिंसिपल। कई बार क्या होता है टीम होती है रिसर्च करने वाले लोगों की, जिसमें 5-6 लोग भी हो सकते हैं। तो जो एक मुख्य रिसर्चर होता है बाकी उसके साथ ही होते हैं। तो जो मुख्य रिसर्चर होता है उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर। जैसे कॉलेज में जो मुखिया होता है स्कूल में, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल। और कई जगह प्रोजेक्ट डायरेक्टर वर्ड भी यूज किया जा सकता है। और जो साथ में काम करते हैं उनको हम कोलैबोरेटर या को रिसर्चर भी कह सकते हैं। को रिसर्चर, को मीन्स साथ, या को इन्वेस्टिगेटर भी कह सकते हैं, को इन्वेस्टिगेटर। तो ये कुछ टर्म्स आपको याद रखने हैं इस रिसर्च के प्रोसेस के बारे में। कि इन टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं अपन, टर्मिनोलॉजीज। और टर्मिनोलॉजीज के बारे में आपको बता देता हूं। रिसर्च में हम कलेक्ट करते हैं जानकारी, और जानकारी के लिए आपको एक वर्ड यूज करना होगा जिसको हम कहेंगे डेटा। डेटा, आजकल आपके फोन नंबर भी डेटा है, कुछ लोगों के लिए वो फोन करते हैं आपको, ये ऑफर वो ऑफर, कौन सा डिटर्जेंट यूज करते हो, कौन सा साबुन यूज करते हो, ऐसे सर्वे होते हैं। तो जानकारी इज डेटा। सो आप याद रखना है, द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन इज डेटा। जानकारी के जो टुकड़ों में हिस्से होते हैं वो डेटा कहलाता है। अब इसके साथ साथ आपको एक और वर्ड याद रखना, हम आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एक होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, जैसे आज आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो नर्सिंग रिसर्च, आपके दिमाग में एक आउटकम ऑलरेडी है कि मेरे को क्लास समझ में आएगी, मेरे को क्लास पूरी तरह से समझ में आएगी, मेरे को क्लास कम समझ में आएगी, या मेरे को क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी। आपने ये हाइपोथेसिस यानी ये अवधारणा अपने मन में बना रखी है। यस, तो एक रिसर्चर जो रिसर्च करता है वो रिसर्च का एक संभावित आउटकम देखता है पहले से ही कि इसका नतीजा क्या होगा। और अब जब आप देखो कि एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, यहां 2 प्रकार के वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे आगे हम, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। जैसे मान लो ये x और ये y है, तो x बढ़ेगा तो क्या होगा। जैसे मान लो आप देखो x कोरोना की वैक्सीन है और y कोरोना होने की संभावना है, तो यदि आप x यानी कि कोरोना की वैक्सीन ले लेते हो तो y यानी कि कोरोना की बीमारी होने की संभावना घट जाती है। तो इनके बीच में क्या संभावनाएं है, तो इन पॉसिबल आउटकम को, रिसर्च का जो संभावित आउटकम है, संभावित जिसको हमने प्रेडिक्ट करा है, अंदाजा लगाया, अभी हो सकता वैसा हो सकता ऐसा ना हो, प्रेडिक्टेड आउटकम ऑफ द रिसर्च और प्रेडिक्टेड पॉसिबल संभावित रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल इज नोन एज हाइपोथेसिस। हम हाइपोथेसिस को डिटेल में पढ़ेंगे। और जो लिमिटेशन है वो मैंने आपको बताया, वीकनेस। आपने अपना बेस्ट प्रयास करा लेकिन स्टडी के अंदर फिर भी कुछ कमियां रह गई। हो सकता है टाइम की वजह से, पैसे की कमी की वजह से,
अनुभव की कमी की वजह से, वो होती है स्टडी के अंदर वीकनेस। इसको कहते हैं हम वीकनेस यानी कि लिमिटेशंस। और डीलिमिटेशन जो था, डीलिमिटेशन जो मैंने आपको बताया, डीलिमिटेशन का मतलब था जो रिसर्चर ने जो दायरा खुद सेट करा था कि मैं तो इतना ही प्रयास करूंगा, इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो पहले से सेट बाउंड्रीज होती है, सेट बाउंड्रीज होती है, उसको हम कहते हैं डीलिमिटेशन। अब यहां पर एक वर्ड आता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशनल डेफिनेशन यानी ऑपरेशन मतलब यूज, ऑपरेशन मतलब यूज। तो रिसर्च का जो आप स्टेटमेंट बनाओगे, उस स्टेटमेंट के अंदर की वेरिएबल्स होंगे और उनका आपके रिसर्च में क्या मतलब। जैसे आप लिखते हो कि स्टडी टू असेस द प्रॉब्लम ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर स्टडी के अंदर आप प्रॉब्लम को असेस कर रहे हो नर्सिंग स्टूडेंट्स के। तो असेस का मतलब क्या है आपकी स्टडी में, आपकी स्टडी में नर्सिंग स्टूडेंट कौन, आपकी स्टडी में प्रॉब्लम का मतलब कौन सी प्रॉब्लम आप स्टडी कर रहे हो। तो इनका एक्चुअल डेफिनेशन बुक में क्या होना चाहिए और आपने उनमें से कितना ही सिलेक्ट करा है स्टडी के अंदर, तो वो कहलाता है ऑपरेशनल डेफिनेशन। यानी कि डिस्क्रिप्शन और डेफिनेशन ऑफ अ स्टडी वेरिएबल दैट स्पेसिफिक हाउ इट विल बी मेजर्ड। कि आपके स्टूडेंट जो इस स्टडी में होंगे, जो आप कर रहे हो स्टडी टू असेस प्रॉब्लम ऑफ नर्सिंग स्टूडेंट्स, उसमें वो स्टूडेंट जीएनएम होगा, बीएससी होगा, मेल होगा, फीमेल होगा, कौन होगा। आप जो प्रॉब्लम देख रहे हो ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, या फिर जस्ट नर्सिंग रिलेटेड प्रॉब्लम होगी। तो आप उसको एक्चुअली आपकी स्टडी में किस प्रकार से यूज करने वाले हो वो बताना। हो सकता है आप सिर्फ बीएससी स्टूडेंट्स में ये स्टडी कर रहे हो सकता है आप सिर्फ उसकी एकेडमिक प्रॉब्लम ही देख रहे हो, पर्सनल प्रॉब्लम ना देख रहे हो सकता है आप सिर्फ अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स को ही देख रहे हो, रूरल एरिया के नहीं देख रहे हो। तो इस प्रकार से आप पहले से ही जो डेफिनेशन और डिस्क्रिप्शन दोगे हर वेरिएबल का, वो ऑपरेशनल डेफिनेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? ऑपरेशनल डेफिनेशन। ऑपरेशन मींस यूज। अब जब अपन ने देखा एक वर्ड होता है थ्योरी। थ्योरी जैसे न्यूटन ने सेब को गिरते हुए देखा, फिर उन्होंने सोचा सेब नीचे क्यों आया, तो हो सकता है धरती के अंदर से कोई इसको खींच रहा होगा, तो उन्होंने सर्च कर लिया ग्रेविटी का, है ना। तो उन्होंने कुछ सिद्धांत दिए और उन सिद्धांतों को जब अपन ने जोड़ के देखा तो एक थ्योरी बन जाती है। क्या बन जाती है? थ्योरी। तो यहाँ थ्योरी क्या है? जो एक कंसेप्ट था सेब का नीचे गिरना, एक कंसेप्ट, ये कंसेप्ट, ये कंसेप्ट और ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट जोड़ के एक पूरी चेन बन जाती है और आपको प्रोसेस समझ में आने लग जाता, तो आप उसको क्या कहते हो? थ्योरी। थ्योरी। इसीलिए हम कहते हैं कि रटना नहीं है, चीजों को समझना है, कड़ी से कड़ी जोड़ लोगे तो चेन अपने आप बन जाएगी। तो जो कंसेप्ट्स है उनकी आपस में क्या रिलेशनशिप है, वो यदि जो चीज समझाती है उसको हम कहते हैं थ्योरी, है ना, उसको हम कहते हैं थ्योरी। तो आपको याद रखना है कि कंसेप्ट किस प्रकार से इंटर रिलेटेड है, उनको सिस्टमेटिक मैनर के अंदर एक्सप्लेन करने का जो मेथड होता है वो थ्योरी कहलाता है। जैसे अपन नर्सिंग थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे आपने बेसिक एनवायरमेंटल थ्योरी से ये समझने की कोशिश करी कि जहां फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बताया कि अच्छा एनवायरमेंट जो होता है वो पेशेंट को हीलिंग में मदद करता है। या फिर आपने इंटरपर्सनल थ्योरीज पढ़ी होगी पैप्लो की, तो उसमें ये बताया गया था कि भाई नर्स और पेशेंट का इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अच्छा होगा तो केयर का एक्सेप्टेंस बेहतर होगा, रिजल्ट बेहतर होगा। या और कई थ्योरीज भी आपने पढ़ी होगी जैसे सिस्टम मॉडल या लेवल ऑफ प्रिवेंशन की थ्योरीज, वो सब। तो जब आपस में चीजें किस प्रकार से रिलेटेड है ये समझाया जाता है उसको कहते हैं थ्योरी। और एक वर्ड और है यहाँ पर जिसको कहते हैं जनरलाइजेबिलिटी। जनरलाइजेबिलिटी एक इंपॉर्टेंट चीज है, जनरलाइज कर देना। जनरलाइज करना मतलब सबको लागू कर लेना। जैसे अपन ने कोरोना की वैक्सीन को, कोविड की जो वैक्सीन थी उसका ट्रायल मान लो 30,000 लोगों पे किया, 30,000 लोगों पे वैक्सीन का अच्छा असर रहा और वो कोरोना से बचा रही, तो अपन ने कहा ये सबको बचाएगी, इसलिए सबको ये वैक्सीन दे दो। कहा कि नहीं? तो ये जनरलाइज कर दिया। स्टडी 30,000 लोगों पे ही हुई, वैक्सीन दी जा रही है करोड़ों लोगों को, यही सोच के कि ये जो नतीजे 30,000 लोगों पे आए हैं बाकी पे भी ऐसे ही आने की संभावना है, तो इसको कहते हैं जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन। और हमारे रिसर्च का पर्पज यही है कि हम अपने फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर दें, कि यूनिवर्सल बना दें। यदि आप लोग ये टॉपिक समझ सकते हो तो बाकी भी समझ सकते हैं, ये कहलाता है जनरलाइजेशन।
बड़ी जनसंख्या पर, यानी कि इट इज एबिलिटी टू रिलेट द स्टडी फाइंडिंग्स फ्रॉम द सैंपल्स। जिन पे हमने रिसर्च किया वो तो छोटे ग्रुप थे, जैसे 30,000 सैंपल थे, और बाकी की जो जनसंख्या है उन पे भी वही फाइंडिंग लागू करना, लार्ज पॉपुलेशन पे वो फाइंडिंग लागू करना क्या कहलाता है? जनरलाइजेशन। और जनरलाइजेबिलिटी जिस स्टडी की अच्छी होगी उस स्टडी का एक्सेप्टेंस भी अच्छा होगा। यहाँ पर एक वर्ड है, वो है क्रिटिक। क्रिटिक आप बोलचाल की भाषा में देखते हो तो लोग कहते हैं क्रिटिक मतलब निंदा। हर कोई आदमी इंडिया के अंदर क्रिटिक यानी कि निंदा करने में बहुत ही अच्छा है। और आपने सुना भी होगा, निंदक नीरे राखिए। आपको हमेशा अपना क्रिटिसाइजर पास में रखना चाहिए, क्योंकि वो आपकी कमियां बताएगा, और कमियां बताएगा तो आपको पता चलेगी कि आपके अंदर कमियां क्या है, तो आप सुधार कर सकते हो। लेकिन क्रिटिक का मतलब सिर्फ कमियां नहीं होता। क्रिटिक का मतलब सिर्फ कमियां नहीं होता। पहले कोई भी रिसर्च हुआ है तो पहले हमें उसकी खूबियां देखनी होती है। क्या देखनी होती है? स्ट्रेंथ, खूबियां देखनी होती है, क्या अच्छाइयां है। फिर देखनी है कि इसकी वीकनेस क्या है। यहां साइंस के अंदर बायस यानी कि गलत धारणा से काम करोगे तो नतीजे गलत आ जाएंगे। इसलिए यहां बिल्कुल अनबायस्ड, बिना किसी भेदभाव के जो वैज्ञानिक होते हैं वो चुनौती देते हैं। यदि कोई एक थ्योरी आई तो बाकी वैज्ञानिक चुनौती देते हैं उसको कि ये सब परिस्थितियों में लागू होती है या नहीं। उसको कहते हैं क्रिटिक। और ये एकदम ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब ये आदमी मेरे को पसंद नहीं है तो इसलिए मैं इसकी वीकनेस ही गिनाऊं, ये मेरा फेवरेट है इसलिए इसकी स्ट्रेंथ ही गिनाऊं, वैसे नहीं। भारत में ऐसा ही चलता है, अपना आदमी है तो उसकी सिर्फ खूबियां ही नजर आती है, और जो दूसरी पार्टी का है उसमें सब बुराई नजर आती है। कैसे? अपनी बेटी के अंदर हर माँ को खूब अच्छाइयां नजर आती है, जब किसी और की बेटी उसके घर में आ जाती है बहू बन के, तो फिर यही सास अपनी बहू जो उसके बेटी के समान है उसके खूब नुस्खे निकालने लग जाती है। ये नहीं सही करा, ये नहीं सही करा, इतना भी नहीं आता, उतना भी नहीं आता, है ना। और जो उसका खुद का बेटा शादी से पहले उसका राजा बेटा था, अब वही बेटा जोरू का गुलाम भी नजर आ सकता है कि नहीं। सो यहाँ पर आपको बेसिक पॉइंट याद रखना है कि इट शुड बी ऑब्जेक्टिव, अनबायस्ड, बिना भेदभाव के क्रिटिकल रिव्यू ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। क्योंकि रिसर्च करने के बाद लोग उसको पब्लिश करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, जिससे पता चल पाए दुनिया को कि इसमें क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं, और कमियों को सुधार करके और बेहतर प्रोडक्ट बनाया जाए। बेसिक पोर्शन नजर आए कि जो पॉइंट था वो क्या था? बॉटम अप। बॉटम अप में क्या होता? देखिए, बॉटम मतलब तल, यानी कि ग्राउंड से अप मतलब आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। इस अप्रोच को हम कहते हैं बॉटम अप। इसको क्या कहते हैं हम? बॉटम अप, बॉटम अप अप्रोच। बाकी सिर्फ आपको उदाहरण के लिए बताया हुआ पॉइंट्स है यहाँ पर। इन पॉइंट्स का यहाँ कोई सेंस नहीं बनता। जस्ट बॉटम अप या टॉप डाउन का मतलब समझने की कोशिश कर। टॉप डाउन में क्या होगा कि यहाँ टॉप से शुरू होगा और डाउन में कम 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 करते जा रहे हैं हम। तो ये क्या होगा? जब आप जनरल से शुरू करोगे और स्पेसिफिक पॉइंट पे आ जाते होंगे तो आपको क्या याद रखना है? टॉप डाउन का मतलब क्या होगा? डिडक्टिव। टॉप डाउन रीजनिंग में जब यूज करें तो, और बॉटम अप में हम क्या करते हैं? इंडक्टिव। बॉटम अप में हम जनरलाइज करते हैं तो वो हुआ इंडक्टिव रीजनिंग। सो याद रखने की कोशिश करना, टॉप डाउन या बॉटम अप अप्रोच। अब यहां पर हम रीजनिंग समझें, लॉजिक समझें, उससे पहले कोई आपको पूछे कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज कैसे मिलता है, आप कहोगे सर एक ही तरीका है, हमारे यहाँ और कहाँ मिलेगा नॉलेज, है ना। तो अब जब आपको पता चला कि नॉलेज एक्वायर इंसान ने धरती पे कैसे किया, एक जो छोटा बच्चा है जब वो पैदा होता है तो वो दुनिया के तौर तरीके कैसे सीखता है। तो नॉलेज एक्वायर करने के लिए
नॉलेज एक्वायर करने के लिए क्या क्या तरीके? सबसे पहले तो तरीका है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब है परंपरा। भाई हमें क्या खाना है, ये हम परंपरागत तरीकों से सीखे हुए हैं, बाद में कुछ रिसर्च भी इसमें ऐड हो गया। इसके अलावा एक तरीका होता है अथॉरिटी। जैसे परंपरागत तरीके पे आपने घर पे सीखा कि आप घर पे ऐसे एक विशेष तरीके से ही बात करते हैं, कोई गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून नहीं, सब एकदम देसी। तो स्कूल में जब आए तो टीचर ने सिखा दिया कि ये तरीका नहीं है, पहनने का सही तरीका यूनिफॉर्म पहनो, बैठने का तरीका सीधा बैठो, और बातचीत करने में प्लीज, थैंक यू, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और रिस्पेक्ट जैसे वर्ड्स का इस्तेमाल करो। तो कुछ चीजें सिखा दी आपको अथॉरिटी ने मतलब जो पावर में रहते हैं लोग, उन्होंने। स्कूल में चाहे टीचर हो या फिर सड़क के ऊपर आपने हेलमेट नहीं लगाया, गाड़ी तेज चला रहे हो तो ट्रैफिक वाले ने सिखा दिया, और यदि चोरी करी तो थाने वालों ने सिखा दिया कि चोरी करना बुरी बात है। तो यहाँ अथॉरिटी से अपन बहुत सारी चीजें सीखते हैं, है ना। तुम लोगों को रिसर्च सीखना था, कहाँ से सीखोगे? तो आपकी अथॉरिटी ने डिसाइड करा और अब आप सीख रहे हो सकता है अभी आपको जो मैंने 25% बताया था उतना भी समझ ना आ रहा हो, पर यदि आप मेहनत करते रहोगे तो आपको ज्यादा समझ में आने लगेगा। यदि आपने खुद की लिमिट पहले ही सेट कर दी तो आपको उतना भी नहीं आएगा, और फिर एग्जाम के अंदर आपको दिक्कतें हो सकती है। अब इसके अलावा एक तरीका होता है बोरोइंग का मतलब क्या? जो चीज अपने पास नहीं होती हम उधार ले लेते हैं। इसलिए कुछ खूबियां हमें क्या करनी है, दूसरों से उधार ले लेनी है। अरे ये वो टॉपिक पढ़ रहा है, मैं भी पढ़ लूं। सो एक बहुत अच्छी आदत है इंसान के अंदर की वो बोरो करता, लेकिन अच्छी चीजें बोरो करनी है, दूसरों से देख देख के सीख लेना है। अब यहाँ पर एक और तरीका जो कि सबसे कारगर तरीका है वो है ट्रायल एंड एरर। याद रखिए, ट्रायल एंड एरर, करत करत अभ्यास आप सीख ही जाते हो फाइनली। सो ट्रायल एंड एरर, आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा बैठने का प्रयास करता है, चलने का प्रयास करता है, 1000 बार गिरता, और वो नन्ही चीटी वाला उदाहरण भी आपने देखा होगा। सो ट्रायल एंड एरर, कोशिश करते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, फिर कोशिश करते हैं और सही तरीका सीख जाते हैं। इसलिए आपको छोड़ना नहीं है, प्रयास करते रहना। और इसके अलावा पर्सनल एक्सपीरियंस, यदि किसी ने पिछला नॉर्जेट दिया तो आपको पता है कि पिछली बार आपने क्या गलतियां करी, वो गलतियां आपको दोबारा नहीं करनी है। और कुछ लोग जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं वो ये सोच रहे हैं अभी बैठे बैठे कि कट ऑफ कितनी थी, मैं रिसर्च नहीं पढ़ूं तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, पिछले एग्जाम में रिसर्च के कितने क्वेश्चंस आए थे। तो ऐसा सोच के बहाना भी बना रहे होंगे और अपने आप को संतुष्टि देने का प्रयास कर रहे होंगे। लेकिन मैं आपको वार्निंग देता हूं, ऐसी गलती मत करना, ये धोखा बहुत भारी हो सकता है। तो आपको पढ़ना ही है, ये ऐसे अपने दिमाग को समझा दो। अब आपको पता चला पर्सनल एक्सपीरियंस, जब आपको पता है घर वाले जब आप छोटे थे तब कहते थे, मम्मी प्रेस कर रही थी तो आप छोटे थे, और यदि छोटा बच्चा वहां जा रहा था तो मम्मी ने कहा इसको हाथ मत लगाना, ये गर्म है, हाथ जल जाता है। लेकिन छोटे बच्चे को ये समझ नहीं आता था, और जब मम्मी का ध्यान हटा, बच्चे ने जाके चेक कर ही लिया प्रेस को हाथ लगाकर, और उसके बाद जो बच्चा रोया होगा उसने जिंदगी में एक सबक सीख लिया। क्या सीख लिया? कि भाई साहब ऐसी गर्म चीज को दोबारा हाथ कभी नहीं लगाना है। और अब जब आपने देखा कि जीवन में एक बार यदि आपका हाथ ऐसे जल गया, तो आपने सुन ही रखा होगा कि दूध का जला छाछ को भी फूक फूक कर ही पीता है। अब आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बड़ा कोई भी टीचर नहीं है दुनिया के अंदर, लेकिन जीवन बहुत छोटा है और सीखना बहुत कुछ है। तो सारी चीजें पर्सनल एक्सपीरियंस से नहीं सीख सकते, दूसरों के अनुभव से सीखो और दूसरों से पहले सीखो, वही सफलता का राज है। साथ साथ रोल मॉडलिंग, ये रोल मॉडलिंग बहुत प्रभावी होता है। हम देखते हैं हीरोइज्म, एक हीरो ने ऐसे कपड़े पहने, पूरे भारत ने पहनने शुरू कर दिए। एक हीरो ने ऐसे बाल बनाए, पूरे भारत ने, हीरोइनों को भी फॉलो करते ही हैं लोग। तो रोल मॉडलिंग का मतलब हम किसके जैसा बनना चाहते हैं। आप अपने मम्मी पापा या अपने टीचर्स में रोल मॉडल्स देखते हो, उनका अनुकरण करने की कोशिश करते हो, तो रोल मॉडलिंग से भी हम सीखते हैं। लेकिन सबसे बड़ा
सबसे बड़ा जो शिक्षक है वो है इंट्यूजन। इंट्यूजन का मतलब होता है गट फीलिंग, जो आपको अंदर से आवाज आती है, इनर फीलिंग। और यहाँ पे जिसको आप कहते हैं सिक्स सेंस, ये आपका छठा सेंस है 5 मुख्य सेंस के बाद। और आपने सुना होगा कुछ लोग जादुई शक्तियां रखते हैं, वो पहले ही बता देते हैं मैंने तो कहा ही था कि रिसर्च मेरे को नहीं समझेगा, और देखो अब समझ में भी नहीं आ रहा। तो वो जादुई बाबा वाली शक्तियां डेजा वू कहलाती, डेजा वू। और आपने सोचा कि मेरे साथ कुछ बुरा होगा और यदि वो हो गया तो इसमें उस होने घटना का कोई योगदान नहीं है, आपकी सोच की गलती। आप ये भी तो सोच सकते थे कि मेरे साथ अच्छा होगा, मुझे रिसर्च समझ में आएगा, बड़ा मजा आएगा, और देखो समझ में आ भी रहा है। तो ये डेजा वू जो पहले से ही आपको अनहोने की आशंका होती है या कुछ होने की आशंका होती है, वो डेजा वू कहलाता। तो आपको अनहोनी की जगह अब अच्छी होने की आशंका करनी है, यस आई कैन डू दिस, और अपने दिमाग को अच्छा इंट्यूजन दो, अच्छी अंदर वाली फीलिंग और सिक्स सेंस दो। और इसके अलावा धरती पर जो भी जीव जंतु है उसमें से सबसे सुपीरियर दर्जा किसके पास है, तो बताना इंसान के पास। इंसान के पास क्यों? क्योंकि इंसान सोच सकता है, इंटेलिजेंट है, वो साजिश कर सकता है और दूसरों को बेवकूफ भी बना सकता है, लेकिन खुद को बेवकूफ नहीं बनाना है। लेकिन ज्यादातर टाइम लोग क्या सोच रहे होते हैं कि वो दूसरों को बेवकूफ बना रहे, नहीं पढ़ाई करके टीचर्स को या घर वालों को बेवकूफ बना रहे, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, खुद को ही नुकसान कर रहे होते हैं ऐसे लोग। सो रीजनिंग, हमारा मेन फोकस है रीजनिंग, तर्क करने की क्षमता, तार्किकता, लॉजिक ढूंढने की क्षमता इंसान को धरती पे बाकी प्राणियों से सुपीरियर बनाती। तुमको कुछ भी कहा कि ये कर लो, पहला ही सवाल मैं क्यों करूं, मेरा क्या फायदा, है ना। अब जब आपको पता चला कि रीजनिंग समझने के लिए आपको 2 तरह की रीजनिंग पढ़नी पड़ेगी। एक होती है डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग जिसको हम कहते हैं जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल टू स्पेसिफिक के लिए मैंने जो आपको पिरामिड बताया था, उसके अंदर जो अप्रोच थी वो थी टॉप डाउन, टॉप डाउन, टॉप से डाउन की तरफ। और जनरल टू स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, यहां पर आपको एक वर्ड याद रखना है। उदाहरण के तौर पे एक ये उदाहरण दिया हुआ आ सकता है एग्जाम में कि ऑल ह्यूमन बीइंग एक्सपीरियंस लॉस, ऑल इन्फेंट्स आर ह्यूमन बीइंग, हेंस infant will also experience the loss if mother is absent। देखिए हर इंसान को जब लॉस होता है तो दुख होता है, चाहे वो पैसे खो गए हो, चाहे कुछ चीज दूर चली गई हो तब। तो इन्फेंट्स, छोटे बच्चे भी ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए छोटे बच्चों को भी दुख होगा यदि उनकी मम्मी उनके पास नहीं है तो। यानी हमने क्या करा, इनडायरेक्टली बात को शुरू करा एक जनरल बात से कि सभी इंसानों को दुख होता है, और फिर मुद्दे की बात पे आए कि इन्फेंट को दुख होता है क्योंकि उसकी मदर चली गई। तो स्पेसिफिक पॉइंट पे आए, इसको हम जनरल टू स्पेसिफिक कहते हैं। और इसका सिंपल उदाहरण, आपको जब पापा से पैसे मांगने होते हैं घर पे, तब आप भूमिका बनाते हैं बैकग्राउंड में कि पापा आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, और इतनी बढ़ गई है कि 5,000 में तो कुछ आता ही नहीं। तो मैं सोच रहा हूं कि अगले महीने से आप मेरा पॉकेट मनी बढ़ा के 8,000 रुपए पर मंथ कर दो। तो जो आपने जनरल बातें करी वो जनरल से स्पेसिफिक पे आए, आप कैसे कम करते जनरल में जो ज्यादा बातें थी उसको आपने कम करा। कम करने को कहते हैं हम डिडक्ट करना। क्या करना, मैथ में पढ़ा होगा आपने, माइनस करना मतलब डिडक्ट करना। तो आपको क्या याद रखना है, डिडक्ट मतलब माइनस करना मतलब कम। तो जनरल जो बड़ी बात थी उसमें से कम करते करते आप मुद्दे पे जो आ गए, और मुद्दे पे आ गए तो वो स्पेसिफिक पॉइंट हो गया, और इसको हम क्या कहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग। कई बार तुम लोग भी ऐसी ऐसे इनडायरेक्ट बातें ही करते हो, सर सभी इंसानों को दुख होता है, हम भी इंसान है, इसलिए जब आप ऐसी ऐसी बातें बोलते हो तो हमें भी दुख होता है। तो आप भूमिका बना रहे होते हो, फिर कम करते करते मुद्दे पे आ जाते हो। कम करना मतलब डिडक्ट करना, और ये रीजनिंग क्या कहलाती है, डिडक्टिव रीजनिंग। लेकिन रिसर्च के अंदर हम ऐसा नहीं करते, वो हम तो हमारे पास कम जानकारी होती है। मान लो आपने 100 सैंपल पे रिसर्च करा और आप कहते हो कि ये 10,000 लोगों पे नतीजे लागू हो जाते, तो हम तो क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक रिजल्ट को जमा करते हैं और उसको जनरलाइज करने का मेन प्रयास होता है। जनरलाइज करने का मेन प्रयास होता है
तो जब हम स्पेसिफिक टू जनरल जा रहे हैं, मतलब ऐड कर रहे हैं कि 100 लोगों की फाइंडिंग को 10,000 लोगों पे लागू कर रहे हैं, मतलब आप क्या कर रहे हो, ऐड मतलब यहाँ पे आप इंडक्ट कर रहे हो, इंडक्ट कर रहे हो मतलब और जोड़ रहे हो। इसलिए जो नेक्स्ट रीजनिंग होगी वो क्या होगी, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। और इंडक्टिव में क्या होगा, स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एक कह सकते हो कि हेडेक इज अल्टर्ड लेवल ऑफ हेल्थ एंड दैट इज स्ट्रेसफुल। सो ऐसा आप कह सकते हो, इट कैन बी कंक्लूडेड दैट ऑल अल्टर्ड लेवल ऑफ हेल्थ इज स्ट्रेसफुल। कि सिर दर्द की वजह से स्ट्रेस होता है, यानी कि आपका हेल्थ है वो अल्टर हो गया, हेल्थ सही नहीं है तो आपको स्ट्रेस होती है, तनाव होती है। तो हेडेक ही नहीं, एब्डोमिनल एक या हाथ में दर्द, सारे दर्द स्ट्रेसफुल होंगे। तो आपने क्या करा, एक हेडेक से शुरू करा, हेडेक से स्ट्रेस होती है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट था, स्पेसिफिक पॉइंट था, और इसको आपने कहा हेडेक ही नहीं, जहां मर्जी आ जाए पूरी बॉडी के अंदर, चाहे हाथ में हो, चाहे पैर में हो, या कान में हो, जहां दर्द हो सारा दर्द स्ट्रेसफुल होता है। यानी कि कोई भी हेल्थ में अल्टरेशन हो वो स्ट्रेसफुल हो, चाहे वो मेंटल हेल्थ में भी क्यों ना हो, तो भी आपको स्ट्रेस होगी। जनरल टू स्पेसिफिक नहीं, स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक टू जनरल का मतलब इंडक्टिव। गली के अंदर आपकी जो भी लड़ाई होती है वो अक्सर इस मुद्दे पे आके खत्म होती है। कैसे, एक बच्चे ने इस दूसरे बच्चे को पीटा, इसकी मम्मी आई, इसकी मम्मी को गालियां देने शुरू कर दी कि भाई तुम्हारे बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा कैसे। तो बच्चे को पीटा, ये एक स्पेसिफिक इवेंट था। अब उसको जनरल कैसे बना दिया, बोले तुम्हारा बच्चा ही खराब, तुम ही खराब, तुम्हारा पूरा परिवार ही खराब, और तुम्हारा तो पूरा खानदान गांव सब खराब। तो ये क्या हो गया, तिल का ताड़ बनाना। तिल का जब ताड़ बन गया, छोटे स्पेसिफिक पॉइंट को जनरलाइज कर दिया, बहुत सारा जोड़ दिया उसमें, नमक मिर्ची सब लगा के, तो ऐड हो गया, मतलब क्या हो गया, इंडक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव रीजनिंग। सो इस तरीके से ये दोनों रीजनिंग याद रखने की कोशिश करना। और इंडक्टिव रीजनिंग में हम करते क्या है, हम बॉटम अप अप्रोच यूज करते हैं। कौन सी अप्रोच, जो मैंने आपको बताई थी, बॉटम अप अप्रोच। अब यहाँ रीजनिंग जब आपके पास क्लियर हो गया, तो एक और वर्ड आपको याद रखना है, वो है एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म, यदि आप कहो कि मैं बेस्ट हूं, तो आपका फ्रेंड पूछेगा सबूत दो, तुम बेस्ट हो, बेस्ट हो, हम कैसे मान ले। और यहां जब आपको साइंस में कोई सिद्धांत दिया, तो उसके लिए एक वर्ड याद होता है जिसको हम कहते हैं एम्पेरिसिज्म। एम्पेरिसिज्म का मतलब होता है एविडेंस, प्रूफ। और आपको पता ही है, बिना बिना प्रूफ के दुनिया मानती नहीं, और प्रूफ नतीजे होते हैं। तो आपको साइंस में एविडेंस चाहिए, क्या चाहिए, एविडेंस। सो एविडेंस से जो साबित हो जाता है उसको हम कहते हैं एम्पेरिकल। क्या कहते हैं, एम्पेरिकल। एम्पेरिकल का मतलब होगा साइंटिफिक। और साइंस में जो सबूत होते हैं वो मुझे लगा या फिर ऐसा होता होगा, ये नहीं चलता, ये नहीं चलता। साबित करना पड़ता है कि देखो ऐसा हो गया, अगली बार सेम प्रोसेस किया तो फिर से वैसा होगा, तो वो साबित करना पड़ता है। तो हम सबूत या एविडेंस, वही चीजें देखी जा सकती है या सुनी जा सकती है, उन्हीं को मानेंगे। यानी कि दैट कैन बी सीन, दैट कैन बी हर्ड, दैट कैन बी फेल्ट बाय टच, दैट कैन बी टेस्टेड, और आपको स्मेल से पता चल जाए। वही एविडेंस जो है वो हमारे सेंस ऑर्गन्स को ससेप्टिबल जो होता है उसी पे अपन भरोसा करते। आंखों देखी, कानों सुनी, नाकों सूंघी, जीभ द्वारा टेस्ट की हुई या टच करके महसूस की हुई बात पे ही भरोसा करना। और आपको पता ही है खरा सोना कहाँ है, जो हर बार टेस्टेड, हर बार टेस्टेड। वरना बोलने में तो लोग कुछ भी दावा कर सकते हैं। अब आपको पता चल गया कि साइंस के अंदर क्या चाहिए, प्रूफ। प्रूफ को हम क्या कहते हैं, एविडेंस। एविडेंस। और इसीलिए एविडेंस से ही प्रैक्टिस बदलती है कि देखो ये वैक्सीन ज्यादा इफेक्टिव है तो ये वैक्सीन लगाओ। इसलिए आप आगे पढ़ते होंगे कि हम हॉस्पिटल में क्या कोशिश करते हैं, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस मतलब जो ऑलरेडी साबित हो चुका रिसर्च के अंदर, वही प्रैक्टिस को अपनाने की कोशिश करें।
तो मैं जो आपको बताता हूं, अब जो मैं आपको बता रहा हूं वो तरीका ज्यादातर लोगों ने अपनाया तो वो सफल हुए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो आप वो अपनाओगे तो आपके भी सफल होने के चांस काफी ज्यादा है, क्योंकि ये साइंटिफिक है, एम्पेरिकल है, टेस्टेड है, प्रूवन है। तब आपको पता चल गया कि यहां साइंस के अंदर एम्पेरिसिज्म चलती है। जो ऑब्जेक्टिव है, जो देखा जा सकता है, जो साबित हो चुका है, वही यूज करेंगे।